हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की क्लास में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों सभी लोग? कैसे हो सभी लोग? कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक हूँ भाई, ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। अरे कल तुम्हारी क्लास ही लेके जा रही थी भाई। ठीक है, और एक्चुअली में मेरा ध्यान ही फोन में था। मेन चीज तो ये कि मेरा ध्यान ही फोन में था। और नीचे उबड़ खाबड़ मतलब हाँ हाँ विकी, कोई नहीं, कर लो। उबड़ खाबड़ थोड़ा सा रोड पे था। और पैर एकदम ऐसे 2 बार मुड़ गया बुरी तरीके से। ठीक है, मतलब सूज रखा है बुरी तरीके से पैर। मतलब यही है कि ये फोन ना बहुत गड़बड़ कराता है, मेरा ध्यान फोन में था। ठीक है ना। और इस वजह से फिर मेरा पैर मतलब क्या बोल, मोच आ गई थी, स्ट्रेन फुट। मतलब मोच आ रखी है पाँव में। कल तो चला नहीं जा रहा था, आज थोड़ा थोड़ा ठीक है, सोचा थोड़ा थोड़ा क्लास ले लूं, तो इसीलिए। चलिए शुरू करें बेटा। यही होता है जब ध्यान इधर उधर होता है तो, है ना, भुगतना तो खुद को ही पड़ता है। और अब मैं भुगत रही हूँ, सो देखो, पैर से चला भी नहीं जा रहा था, 2 दिन हो गए। शुरू करें बेटा। वी हैव टू वी हैव टू स्टार्ट अवर नेम रिएक्शंस। ठीक है। इंटरमीडिएट्स और मतलब इंटरमीडिएट्स, कार्बीन, फ्री रेडिकल, ये सब आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ जल्दी से फटाफट। और जो मैंने आपको बोला था कि आप ये खुद से ट्राई कर लेना एक बार, वो क्वेश्चन खुद से किए, रिवाइज किए, सबके हो गए या नहीं हुए, पहले ये बताओ मुझे फटाफट। ठीक हूँ भाई, ठीक हूँ, अभी ठीक हूँ। ठीक है, बेटर बेटर, तभी थोड़ी सी क्लास लेने आई हूँ आपकी। मोच आ गई थी भाई, बहुत ज्यादा मोच, पैर मुड़ गया था, और वो भी शूज में पैर मुड़ा था। बताओ, सोचो, कोई हील्स भी नहीं डालती मैं तो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आजकल थोड़ा सा चल रहा है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। सो ये साल थोड़ा उल्टा चल रहा है मेरा। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, ठीक ही नहीं होता है। नो मैम, और हुआ है और नहीं, क्या मतलब कर लिया ना सबने, हो गए ना? मेन चीज बताओ पहले आप लोग। जो मैंने बोला था कि इसको पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, वो चीज आपकी हुई या नहीं हुई, पहले ये बता दो जल्दी से। डन, सब लोगों की हुई। डर लग रहा है ऑर्गेनिक से? कितने बच्चे हैं जिनको ये लग रहा है कि मैम डर लग रहा है, हमें तो ऑर्गेनिक से, हमें तो समझ ही नहीं आ रही है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? बोलो जल्दी जल्दी। डर लग रहा है? डर लग रहा है क्या? हमें मैम, अरे बेटा नहीं, नहीं डरना है, करोगे ना, कोई नेट बहुत बड़ी चीज नहीं है। पता है, कल मतलब आपने इंटरव्यू देखा होगा, एक बच्ची जो शौद बैच की थी, शौद बैच से ही पढ़ी है, एंड शी गॉट 145.5 मार्क्स इन नेट। ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं बहुत बड़ा आईआईटी से, है ना, या फिर कहीं और से पढ़ी हो, सिंपल यूनिवर्सिटी से पास आउट। जिसको मतलब बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छा बैकग्राउंड हो, एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, आईआईटी से पास आउट हो, ये है वो है, जैम दिया है, नो। Simple university, and she got all India rank 14 from the Shaud batch, and she got 145.5 point marks। ठीक है, तो 145.5 मार्क्स है ना, बहुत अच्छे होते हैं। और एक सिंपल सी सिटी, कोई बड़ी भी नहीं, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो, नो, किसी आईआईटी दिल्ली से पढ़ी हो, नहीं, आईआईटी बॉम्बे से पढ़ी हो, नहीं, एक सिंपल यूनिवर्सिटी राजस्थान की, और जिसमें शी गॉट 145.5 मार्क्स। इट इज रियली अ गुड स्कोर। ठीक है ना, बहुत अच्छा स्कोर है। आई बात समझ में? ठीक है, फाइन फाइन। और मैं तो तुम्हारे ही बैच में पढ़ा रही हूँ, इससे पहले तो मैं मतलब मैंने तो अभी 6 to 7 मंथ हुए यहाँ ज्वाइन किए हुए।
ठीक है, मैं तो तुम्हारे ही बैच में आई थिंक पहले ही पढ़ा रही हूँ, तुम्हारा ही बैच है जिसमें ऑर्गेनिक मैं डील कर रही हूँ, अदरवाइज पहले मतलब यहाँ नहीं पढ़ाती थी ना, सो दैट्स वाई। ठीक है, बट इट्स वेरी गुड स्कोर। ठीक है, ऐसा नहीं बहुत सारे बच्चे जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी से थोड़ी थोड़ी चीजें, ऐसा नहीं बेटा कि बहुत बड़ी चीजें नहीं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सिंपल सिंपल चीजें, डर नहीं लगना, डेली जो काम है वो काम करना। ठीक है, अपनी डीपीपीज को सॉल्व करना, पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू को सॉल्व करते रहो, अपना जो काम मिल रहा है वो करते रहो, बैकलॉग मत रखो बेटा, रिवाइज करते रहो चीजों को। ठीक है ना, रिवाइज करते रहो बिल्कुल चीजों को, बार बार रिवीजन बहुत अच्छा रखो, अपने आप तुम्हारे मार्क्स बन जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें, मैं तुम्हें यही बोलूंगी। ठीक है, और ऑर्गेनिक कोई डरने की चीज नहीं है, एक बार अगर आपने सीख ली ना, यही तुम्हें पता नहीं है कि कितने अच्छे मार्क्स बना लेगी। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मैंने सिर्फ पार्ट सी में मेरा 90+ स्कोर था बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नहीं नहीं बेटा, मैं कहीं और पढ़ाती थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। ठीक है, फाइन। डायरेक्ट नहीं नहीं नहीं, 4-5 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। ओके, नेट तो 2020 में पास आउट कर लिया था, तो 4 साल लगभग हो गए मुझे पढ़ाते हुए केमिस्ट्री। ठीक है, नेट वालों को, जेम वालों को। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि 2020 में मैंने अपनी मास्टर्स क्लियर करी, मतलब पास आउट 2020 में मास्टर्स की थी मैंने अपनी। ठीक है, तो उस साल नेट गेट निकाल कर डायरेक्ट पढ़ाना ही शुरू कर दिया था। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो ये आप लोगों के लिए मोटिवेशन है बेटा, एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी से, है ना, एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी से एक बच्चा 145.5 मार्क्स लेके आ रहा है। समझ रहे हो आप लोग, 145.5 मार्क्स, एंड बहुत अच्छा स्कोर है वो केमिस्ट्री के पेपर। ठीक है, बस वही चीज है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, यू विल गेट सक्सेस डेफिनेटली। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज अवर लेक्चर नंबर 1 ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज अवर लेक्चर नंबर 1 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम शुरू करने जा रहे हैं इनोलेट एंड नेम रिएक्शन। ठीक है ना, इनोलेट एंड द नेम रिएक्शन हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा। तो देखो, नेम रिएक्शन में तुम बोलोगे कि मैम बहुत सारी चीज है वो रटने की होती है ना, इतनी सारी रिएक्शन हम कैसे याद करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे। तो पहली बात, मैंने आपको पहले ही बोला है कि ऑर्गेनिक को जितना रिवाइज करोगे उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हमारे इंटरकनेक्टेड है। कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चन तो मैंने अभी तक आपको करवाए भी नहीं, क्यों, क्योंकि उनमें एक स्टेप किसी एक चैप्टर का है, दूसरा स्टेप किसी एक चैप्टर का है, तो वो हम लोग बिल्कुल लास्ट में डील करेंगे। अभी हम वही पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं जो हमारे टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं, या फिर जो चीज नहीं हुई है उसका पीवाईक्यू, और जो हो गई है उसमें मिक्सअप, और जो नहीं हुई है उसका भी एक स्टेप इन्वॉल्व है, वो भी हम अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। वो तब सॉल्व करेंगे जब आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बन जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जैसे आपने नेम रिएक्शन और रिएजेंट्स आपने पढ़ लिया, तब हम उस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करना शुरू करेंगे। 1-2 क्लासेस मैं रखूंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेक्शन की, जिसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो नेम रिएक्शन कोई रटने की चीज बिल्कुल भी नहीं है। आपको किसी नेम रिएक्शन को याद रखना है तो आप सबस्ट्रेट पहचानो बेटा, और 1-2 बार उस रिएक्शन को लिख के देखो, साथ में उसके साथ साथ उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि अगर आप कोई क्लास है, क्लास से पहले आपको कोई चीज रिवाइज करनी है, तो वो 10-15 मिनट उसको रिवाइज करके फिर अपनी क्लास में बैठो। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगी, कोई आपको अभी कोई इतनी बड़ी बुक किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दो। जो चीजें आपकी चल रही है, आप कंटेंट देख रहे हो ना, एक एक क्लास में मैं आपको 30-30 40-40 क्वेश्चंस के कंटेंट है वो ऑलरेडी दे देती हूँ। ठीक है ना, बस अभी आप रिवाइज रखो, क्वेश्चन डीपीपी सॉल्व करते रहो, पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, अभी के लिए इतना करो। क्योंकि ऑर्गेनिक एक बार आपको समझ गई, सारे टॉपिक हो गए ना, उसके बाद ही बेटा आप किसी और नई चीज की तरह बढ़ना ऑर्गेनिक में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक हमने कर लिया, उसको रख दिया और उसकी कोई और किताब हमने उठा ली, नहीं, हमें मिक्सअप मिलते हैं। ठीक है, तो अभी मिक्सअप मिलते हैं, तो नेम रिएक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएजेंट्स, एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म हमारा हो चुका है, नेम रिएक्शन रिएजेंट एक बार होने दो, फिर आप कहीं से भी मन करे वहीं से आप अपना सवाल उठा लेना, जिस किताब का क्वेश्चन सोल्व करने का मन करे वो सवाल कर लेना। ठीक है, आपका किताब पढ़ने का मन करे किताब पढ़ लेना, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी कौन कौन सी किताब आपको साथ साथ देखनी है। ठीक है, नेम रिएक्शन के लिए मेनली आपके क्लेडन के चैप्टर नंबर 27, ठीक है, क्लेडन के कौन कौन से चैप्टर है वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। अभी हम क्लेडन का चैप्टर नंबर 27, जिसमें जनरेशन ऑफ इनोलेट,
ठीक है, वो वाला चैप्टर इज गुड, आप उसको रीड कर सकते हो। ठीक है, जिसमें जनरेशन ऑफ इनोलेट है। फिर उसके बाद एक अल्डोल कंडेंसेशन वाला चैप्टर है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, साथ साथ मैं बता दूंगी कि कौन सा चैप्टर आप रीड कर सकते हो इसके लिए, नेम रिएक्शन के लिए। रिएजेंट्स के लिए कहाँ कहाँ से पढ़ना है एक बार मैं पढ़ा दूं, उसके बाद आपको वो भी सजेस्ट कर दूंगी मैं। आपको कौन कौन सी किताबों के कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए, वो भी मैं आपको बता दूंगी। बस एक बार हम कर ले, क्योंकि ऑर्गेनिक सब मिक्स आती है बेटा, तो एक बार हमारी इतने अप्रोच बन जाए कि हम किसी किताब को देखने में, किसी क्वेश्चन को देखने में सक्सेसफुल मतलब सक्षम हो जाए कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, उसके बाद ही आप उठाना जो आपका मन करे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई। इनोलेट एंड द नेम रिएक्शन, दिस इज द लेक्चर नंबर 1। उसके बाद में अगर हम बात करें आज की क्लास में, वी हैव टू स्टडी द टोटोमेरिज्म। देखो, इनोलेट एंड नेम रिएक्शन को शुरू करने से पहले, सबसे पहले, क्योंकि मैं इस चैप्टर में बार बार एक टोटोमेरिज्म टाइप की मतलब वर्ड बार बार यूज करूंगी, टोटोमेरिज्म, कीटो, इनोल, लाइक दैट। ठीक है ना, लाइक दैट। तो उससे पहले हमें यहाँ पे टोटोमेरिज्म के बारे में सीखना है। टोटोमेरिज्म कैसे होता है, कौन कौन सी कंडीशंस इस टोटोमेरिज्म को इफेक्ट करती हैं, ये सारी चीजें हमें पहले पढ़नी पड़ेंगी, फिर अपने हम इनोलेट की तरफ जाएंगे। ठीक है, आपके नोट्स इनफ है या नहीं, बिकॉज माई ऑर्गेनिक इज वीक। अरे इनफ है बेटा, इनफ है, पहले ये तो करो आप। ठीक है, पहले ये तो करो आप। चलिए बेटा शुरू करते हैं टोटोमेरिज्म। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, टोटोमेरिज्म की। अब ये टोटोमेरिज्म क्या होता है उससे पहले वी विल डिस्कस द टोटोमर्स। टोटोमर्स कि ये जो टोटोमर्स है वो क्या होते हैं। टोटोमर्स बेटा, टोटोमर्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, दीज आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। व्हाट आई एम सेइंग दैट दीज आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आइसोमर्स सबको पता है, आइसोमर्स जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर मास सेम होता है, नंबर ऑफ एटम्स आपके सेम होते हैं, है ना। यानी कि टोटोमर्स आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। बेटा हमने ये नहीं बोला कि दीज आर द स्टीरियो आइसोमर। जो ये टोटोमर्स हैं ये हमारे पास में क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एक बार बताना फटाफट कमेंट करके। आप लोग क्या समझते हो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स से, बताओगे जल्दी से कमेंट करके फटाफट। व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रक्चरल आइसोमर। और इतना तो सबको पता होना चाहिए भाई मैम क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। फाइन फाइन फाइन, जल्दी बताओ। रेडली इनवर्ट, इंटर कन्वर्ट। I am saying that structural isomers. What do you mean by the structural isomer? कन्वर्ट कैसे होंगे नहीं होंगे दैट वी विल डिस्कस लेटर। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप स्ट्रक्चरल आइसोमर से क्या समझते हैं। चीजों को बेटा सीखना है हमें, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इट्स ओके, बट फर्स्टली वी हैव टू क्लियर अवर कंसेप्ट। ठीक है, कनेक्टिविटी सेम, कनेक्टिविटी सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। अच्छा जी, काफी नए नए सवाल आ रहे हैं सबके सामने, सब कुछ नए नए ही आंसर दे रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टोटोमर्स। टोटोमर्स आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चर आइसोमर क्या होता है बेटा, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। आई एम नॉट सेइंग कि कनेक्टिविटी सेम, कनेक्टिविटी सेम हो जाएगी तो वो स्टीरियो आइसोमर बन जाएंगे। मतलब आप एक तरीके से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बोल सकते हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में हम बोल सकते हैं कि इनकी जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। दिस कनेक्टिविटी इज डिफरेंट। आई बात समझ में, तो इनकी कनेक्टिविटी है वो डिफरेंट होती है। ठीक है भाई, पहले हमने बोला कि मैम दीज आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एक ये वाला मॉलिक्यूल लिखा बेटा और एक ये वाला मॉलिक्यूल लिखा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दीज आर द H H H H H H, कितने हैं बेटा 6, और ऑक्सीजन क्या है 1 है। अगर आप यहां पे देखोगे तो 2 और 3 5 और 1 6, C6 C3 H6 और ऑक्सीजन।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर मास सेम है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर देखूं तो बेटा हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट नजर आ रहा है, ठीक है ना। मैम इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चर आइसोमर्स? बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनकी कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। यही मैंने आपको स्टीरियो में सिखाया था ना, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स आर द आइसोमर हैविंग द कनेक्टिविटी डिफरेंट, यानी कि वो कनेक्टिविटी जिसमें डिफरेंट हो। जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गए तो इनकी कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है, फंक्शनल आइसोमर्स हो गए कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है, ठीक है, मेटामर्स हो गई कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। तो ये जितने भी हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के पार्ट्स भी पढ़ते हैं फर्दर, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स के ही तो पार्ट है वो हमारे, जितने मतलब सारे के आइसोमर, टोटल आइसोमर जिनकी कनेक्टिविटी डिफरेंट हो वो सब हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स ही बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो C3H6 ऑक्सीजन, C3H6 ऑक्सीजन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। बस आपको यहाँ पे डिफरेंट क्या नजर आ रहा है बेटा, स्ट्रक्चर। मैम क्या हर कोई स्ट्रक्चर जिसका डिफरेंट, मतलब हर कोई मॉलिक्यूल या फिर हर कोई आपके पास में मॉलिक्यूल्स जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट आ रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, क्या वो एक दूसरे के टोटोमर्स होंगे? नहीं। यहां पे हम एक और डेफिनेशन लिखेंगे, इंट्रामोलिकुलर शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि टोटोमर्स में अगर हमें इंट्रामोलिकुलर शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन नजर आती है, इंट्रामोलिकुलर शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन के बाद उसका ये वाला स्ट्रक्चर बनता है जिसकी कनेक्टिविटी डिफरेंट हमें नजर आती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, टोटोमर्स बोलते हैं। यानी कि मैं यहां से ये बोलूंगी कि इंट्रामोलिकुलर शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन, इंट्रामोलिकुलर शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन ये हमें देखने को मिलती है। टोटोमर्स आर इंटरकन्वर्टेबल इनटू ईच अदर, टोटोमर्स आर इंटरकन्वर्टेबल into each other at room temperature, interconvertible into each other। तो ये जो टोटोमर्स हैं वो एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो जाते हैं, कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में, इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म में। अगर मैंने कोई और स्ट्रक्चरल आइसोमर ले लिया, फॉर एग्जांपल एक 2 क्लोरोब्यूटेन, एक 3 क्लोरोब्यूटेन, तो वो एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल नहीं होंगे बेटा, ठीक है। दीज आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बट दीज आर नॉट द टोटोमर्स। तो जनरली देखो सबसे पहले जो हमें ये टोटोमर्स देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, ठीक है, टोटोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल एक तरफ बेटा मेरे पास में कीटो फॉर्म है, ठीक है, कीटो फॉर्म है, यहां पे इसके बगल में इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp3 और इस वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो ऑन अल्फा कार्बन एट लीस्ट 1 हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, एट लीस्ट 1 हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, यानी कि इसकी अल्फा पोजीशन के ऊपर एट लीस्ट 1 हाइड्रोजन है वो हमारा प्रेजेंट होना चाहिए। अब यहां पे या तो आपको कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिख जाए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसकी अल्फा पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसकी अल्फा पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन। अभी के लिए हम ये 2 एग्जाम्पल कंसीडर करके चल रहे हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और बगल में अल्फा पोजीशन के ऊपर sp3 कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन। क्या कौन कौन से हमें टोटोमेरिज्म ऑब्टेन होते हैं सारी कंडीशंस में आपको बताऊंगी। तो जनरली क्या होता है, यहां से ये जो H है वो अपनी इस पोजीशन से उठ के इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ में जुड़ जाता है, ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड इधर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। इस वाली फॉर्म को हम बोलते हैं कीटो फॉर्म, दिस इज अवर कीटो, और इस वाली फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इनोल फॉर्म, ठीक है। मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर मान लो एक बीकर है, फॉर एग्जाम्पल एक बीकर है, बीकर में मैंने यहाँ पे कीटो डाला हुआ है, कीटोन। अगर हमसे कोई पूछे, लेट्स सपोज बीकर में मैंने यहाँ पे क्या डाला हुआ है, कीटोन डाला हुआ है, और हमसे कोई पूछे कि क्या यहाँ पे कोई OH एग्जिस्ट करेगा इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो जनरली यहाँ पे आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए अगर ये वाली फॉर्म है तो इसका एक और टोटोमर एग्जिस्ट करता है, या फिर हम बोले कि इसका एक और स्ट्रक्चरल आइसोमर एग्जिस्ट करता है,
स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और इस स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम लोग बोलते हैं क्या? टोटोमर्स। ठीक है, इन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम किसका नाम देते हैं? टोटोमर्स का। मतलब ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि अगर कीटो फॉर्म है तो ऑटोमेटिकली इसका एक और आइसोमर एग्जिस्ट करेगा जिसको हम इनोल फॉर्म बोलते हैं, एंड दैट आइसोमर्स आर कॉल्ड एज द टोटोमर्स, जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म में दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये कुछ इस तरीके की फॉर्म है, तो क्या मैं यहाँ से इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करा के इस हाइड्रोजन को वापस यहाँ लेके आ सकती हूँ? बिल्कुल लेके आ सकते हो। कार्बन के ऊपर ये C डबल बॉन्ड हो, यहाँ नेगेटिव, जो ये H यहाँ से निकला था ये H वापस से ये H हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो यानी कि दिस इज अवर इनोल फॉर्म को मैंने वापस से किस में कन्वर्ट कर दिया? कीटो फॉर्म। दीज आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ में एग्जिस्ट करते हैं और एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। जनरली इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन का शिफ्ट हमें देखने को मिलता है अल्फा कार्बन से। ठीक है, अल्फा कार्बन से हमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन का शिफ्ट है वो जनरली देखने को मिलता है। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बात करी कीटो इनोल टोटोमेरिज्म की, इसके बारे में भी डिटेल में हम चर्चाएं करेंगे। कीटो फॉर्म कब बनाएंगे, इनोल फॉर्म कब बनाएंगे, जिस मेरे ऊपर भरोसा रखो, 1 बाय 1 चीज बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी, डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में अगर हम बात करें, अमाइड कोई दे रखा हो आपको, ठीक है, अमाइड। नेक्स्ट सेकेंड, अगर मान लो आपके पास में अमाइड है, ठीक है, अमाइड को हम कैसे लिखेंगे? C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या है हमारे पास में? NH। ठीक है, अमाइड आपको यहाँ पे दे रखा है। अमाइड है वो इमिडिक एसिड, टोटोमेरिज्म। अमाइड और इमिडिक एसिड टोटोमेरिज्म। जनरली बेटा अगर हम इसमें देखें तो क्या ये इसके अल्फा पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है? बिल्कुल मैम। तो क्या मैं यहां से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करा सकती हूँ? बिल्कुल करा सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा? OH, यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है? कोई CH3 ग्रुप है। तो ये भी एक तरीके का टोटोमेरिज्म ही है। ठीक है, ये भी एक तरीके से क्या है? टोटोमर्स है। और ये जो रिएक्शन यहाँ पे देखने को हमें मिल रही है, दिस इज कॉल्ड एज द टोटोमेरिज्म। मतलब ये फिनोमिना ऑफ टोटोमर्स इज कॉल्ड एज द टोटोमेरिज्म। तो इस तरीके की कंडीशन आपके सामने हो तो हमें यहाँ पे टोटोमर्स है वो देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव सम अमाइन फॉर्म कैसे बेटा? यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है, इधर क्या लगे हुए हैं? 2 नाइट्रोजन, इधर क्या है? नाइट्रोजन। ठीक है, कुछ इस तरीके की फॉर्म है। तो देखो डबल बॉन्ड है, इसके बगल में क्या ये वाला हाइड्रोजन, ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर, क्या मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ पे इसकी पोजीशन के ऊपर शिफ्ट करा सकती हूँ? बिल्कुल। तो इस केस में भी मुझे यहाँ पे टोटोमेरिज्म है वो देखने को मिलता है। इधर क्या आएगा? H, यहाँ पे क्या आएगा? NH। भले ही इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो रही हो, बट हम लोग एक बार तो टोटोमेरिज्म दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे कि किस केस में हमें टोटोमर्स है वो देखने को मिलते हैं और किस केस में हमें टोटोमर्स है वो देखने को नहीं मिलते हैं। इसको बोला जाता है बेटा अमाइन। और ये जो नाइट्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड NH आ जाता है तो ये फॉर्म क्या हो जाती है? इमीन फॉर्म। ठीक है, इमीन, अमाइन, इमीन, टोटोमेरिज्म। ठीक है, इस टाइप से भी हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम बात करें सेकेंड केस कि साइक्लिक कुछ लैक्टम है, साइक्लिक अमाइड्स को हम क्या बोलते हैं? लैक्टम बोलते हैं ना, लैक्टम। तो क्या मैं यहाँ से इस H को उठा के इधर से टोटोमेरिज्म शो कर सकता हूँ? बिल्कुल शो कर सकते हैं भाई। यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड, इधर क्या आ जाएगा? OH। सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ टोटोमेरिज्म। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ व्हाट? टोटोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, इधर क्या है? CH3। ठीक है, इधर क्या है? CH3। तो जनरली यहां से एक H को उठा के 1 2 3 पोजीशन के ऊपर इस H को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकती हूँ। जनरली ये शिफ्टिंग आपको कैसे नजर आती है? इन केस ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स,
है ना, इन केस ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जहां पे NH बन रहा है, OH बन रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे नॉर्मली कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता तब थोड़ी ना बोलते कि हमारा टोटोमरिज्म में एग्जिस्ट हो गया, वो तो हमारी हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाती ना, CH2 डबल बॉन्ड N और OH. So these are the tautomers of each other. This is called as the nitroso. इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं नाइट्रोसो, और ये हमारा क्या होता है, ऑक्साइड, ठीक है। ये भी एक दूसरे के क्या है, टोटोमर्स है। पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि आपको थोड़ा सा ये टोटोमर्स करने आए या नहीं आए, जल्दी बोलो फटाफट से। दिख रहा है सबको यहाँ पे? दिख रहा है सबको? हाँ या ना, पहले ये बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ है नहीं हुआ, पहले ये बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। बोलो बेटा, पहले वाले केस में क्या ऑब्टेन होगा? पहले केस में क्या ऑब्टेन होगा, दूसरे केस में क्या ऑब्टेन होगा, और थर्ड केस में आपको क्या ऑब्टेन होगा? बोलना जरा फटाफट से, पहला, दूसरा और तीसरा क्या आपको मिलेगा आपको? यस यस, देखो बेटा, पहले वाले केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, तो क्या मैं इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पहले यहाँ से डीलोकलाइज कर सकती हूँ? एक बॉन्डेड एटम से पहले, ध्यान से सुनो, एक बॉन्डेड एटम से पहले यहाँ पे हमारे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो माइग्रेट करेगी, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हमें क्या मिली, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिली। this is called as the resonating structure, and these resonating structures are the equivalent resonating structures, ठीक है। these are the resonating structure, और we can say that equivalent resonating structure, ये हमारी क्या है, equivalent resonating structure है, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा एसिडिक हमें मिलता है। सेकेंड वाले केस में भी हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डीलोकलाइजेशन हमें देखने को मिलेगा, इसको बेटा हम टोटोमर्स नहीं बोलेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डीलोकलाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डीलोकलाइजेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो इन दोनों को तुम यहाँ पे एक दूसरे के टोटोमर्स नहीं बोलोगे, ये नेगेटिव चार्ज है ना, यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डीलोकलाइज कराया, सिर्फ इतना ध्यान रखना। अब इस केस में कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसके अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बिल्कुल है, तो क्या मैं इस H को यहाँ से माइग्रेट करवा सकती हूँ? बिल्कुल। इंट्रामोलिकुलर शिफ्टिंग ऑफ दिस OH इज कॉल्ड एज द टोटोमेरिज्म, तो ये एक दूसरे के क्या है बेटा, टोटोमर्स, ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, टोटोमर्स है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई पीएच होता CH3 और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, पीएच ग्रुप लगा दिया, तो एक बात बताओ, क्या ये मॉलिक्यूल आपको नजर आएगा कि ये टोटोमेरिज्म को शो करेगा? क्या ये मॉलिक्यूल आपको नजर आएगा कि इट विल शोज द टोटोमेरिज्म और नॉट? हाँ या ना? क्या ये मॉलिक्यूल नजर आएगा कि क्या ये टोटोमेरिज्म को शो करेगा या नहीं करेगा? बेटा यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, बट ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। मैम आपने हमें एक मॉलिक्यूल बताया था, ठीक है, इसमें भी तो नाइट्रोजन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज था, बट यहाँ पे तो आपने हाइड्रोजन को इजिली इंट्रामोलिकुलर शिफ्टिंग करा दी थी, बट बेटा दिस इज अटैच टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम,
ठीक है ना, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो इसीलिए इजीली टोटोमेरिज्म को शो कर देता है। ये वाला H है वो टोटोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। तो यहां से इधर वाला जो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये तो है ना अल्फा हाइड्रोजन, तो ये H हमें यहाँ पे टोटोमेरिज्म है वो शो करेगा। डबल बॉन्ड कार्बन OH और पीएच है वो एज इट इज, ठीक है, पीएच है वो एज इट इज, इट विल शोज द टोटोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल हमें दे रखा है, पीएच C डबल बॉन्ड O पीएच, क्या ये टोटोमेरिज्म को शो करेगा या नहीं करेगा? मैम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, 4 बॉन्ड बने हैं। कहाँ 4 बॉन्ड बने हैं बेटा कार्बन के? कहाँ बात कर रही हो रितिका? कहाँ पे? एक बात बताओ, इस केस में क्या यहाँ पे टोटोमेरिज्म शो होगा? नहीं होगा। क्यों? इधर भी आपका पीएच है, कोई भी sp3 कार्बन प्रेजेंट नहीं है। इधर भी क्या है हमारा पीएच है, कोई भी sp3 कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो इट विल नॉट शोज द टोटोमेरिज्म, नॉट शो टोटोमेरिज्म। तो ये हमें टोटोमेरिज्म है वो शो नहीं करता है, इट विल नॉट शोज द टोटोमेरिज्म, ये बेसिकली टोटोमेरिज्म को शो नहीं करता। तो बच्चों जनरली हमें डिफरेंट टाइप के टोटोमर्स है वो देखने को मिलेंगे अपनी इस नेम रिएक्शन, ठीक है, डिफरेंट टाइप के टोटोमर्स है वो बेसिकली हमें देखने को मिलेंगे अपनी इस नेम रिएक्शन में। बट जनरली किसके साथ करवानी है बेटा रितिका, किसके साथ करानी है बताओ? डिफरेंट टाइप के टोटोमर्स है वो देखने को मिलेंगे, 1 बाय 1 हर एक की प्रॉपर्टीज, हर एक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट उससे पहले जनरली यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं इस कीटो इनोल टोटोमेरिज्म की। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? कीटो इनोल टोटोमेरिज्म की, डिटेल में पढ़ते हैं इसको। जो भी आता जाएगा उसको वहीं पे हम डील करते हुए जाएंगे। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। तो अगर कहीं पे सॉल्यूशन में आपकी कीटो फॉर्म प्रेजेंट है तो ऑटोमेटिकली समझ जाना कि इसका आइसोमर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, आइसोमर इसका दूसरा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के एग्जिस्ट करने की एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है उसी को हम उसका स्टेबल स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं, है ना, उसी को हम उसका स्टेबल स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं। तो बेसिकली दिस इज अवर कीटो फॉर्म, इसको हम क्या नाम देंगे? कीटो फॉर्म है। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो इसका जो ये हाइड्रोजन है ये इंट्रामोलिकुलर शिफ्टिंग दिखाता है, और जिससे किसका फॉर्मेशन हो जाता है बेटा? इन ऑल का। इस फॉर्म को हम बोलते हैं इन ऑल फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो इसीलिए इन, और OH फॉर्म हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज द ऑल। तो हमने इसको किसका नाम दिया? इन ऑल का। तो जनरली दिस कीटो फॉर्म एंड दिस इज इनॉल फॉर्म, ये लगभग बेटा 99% एग्जिस्ट करेगी सॉल्यूशन में, और ये लगभग आपकी 1% एग्जिस्ट करेगी सॉल्यूशन। तो वैसे तो ये आपका इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, बट इक्विलिब्रियम ज्यादा किसकी तरफ लाई करेगा? जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सॉल्यूशन में, मतलब मैंने एक बीकर लिया, बीकर में मैंने अगर कीटोन डाला, कीटोन को वे करके डाला, ठीक है, कोई भी एसीटोन या फिर ब्यूटेनॉल, कोई भी आपका कीटो वाला मॉलिक्यूल मैंने डाला, उसमें जो कीटो फॉर्म है, अगर मान लो उसके 100 मॉलिक्यूल हैं तो 100 में से 99 मॉलिक्यूल आपके कीटो फॉर्म में रहेंगे, एक मॉलिक्यूल आपका इनॉल फॉर्म में रहेगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज अवर 99% एग्जिस्ट करता है और ये 1% एग्जिस्ट करता है। यानी कि ये जो कीटो फॉर्म है वो हमारी मेजर बनती है, और जो इनॉल फॉर्म है वो क्या बनती है बेटा? माइनर बनती है। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि मैम ऐसा क्यों हो रहा है? वाई कीटोन इज मोर स्टेबल एंड वाई इनॉल इज लेस स्टेबल? तो इसका जो सॉल्यूशन, इसका जो आपका एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन हम इसको किस तरीके से देंगे? एक्सप्लेनेशन कि क्यों हमारी कीटो फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल है एंड क्यों हमारी इनॉल फॉर्म है वो क्या है? कम स्टेबल है। एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग ही भूल गई मैं लिखते लिखते। एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ओके फाइन। एक्सप्लेनेशन देखो अब यहाँ पे हो जाता है कभी कभी, दिमाग हाथ पांव एक साथ फंक्शनिंग करते हैं, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, ठीक है ना, ओवरऑल इंसान ही तो है। देखो अब ध्यान से, तो कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म बेटा दोनों को एक बार हम कंपैरिजन कर लेते हैं। एक ये कीटो फॉर्म है, यहाँ पे हमारे पास में क्या है? इनॉल फॉर्म, ठीक है। इस पर्टिकुलर बॉन्ड में यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्म हुआ है, फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इधर CH का बॉन्ड ब्रेक हुआ है,
और CH का बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, कीटो फॉर्म में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कीटो फॉर्म में ये वाला बॉन्ड आपका फॉर्मेशन हो रहा है इस वाले बॉन्ड का, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड है वो फॉर्मेशन हो रहा है। आई बात समझ में? इस कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में जाते हुए यहाँ पे CH बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे एक नया OH बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड है वो फॉर्म हो रहा है। भले ही यहाँ पे OCH के बॉन्ड से OH का बॉन्ड है वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा। और जब जब हमारी एनर्जी रिलीज होती है तो रिएक्शन है वो जनरली स्पॉन्टेनियस होती है। देखो, इस कीटो फॉर्म से जब हम इनॉल फॉर्म में गए तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, तो उस बॉन्ड को टूट के इनॉल फॉर्म में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना। तो जनरली जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है तो वहां पे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, और जो रिएक्शन ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है वो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होती है। तो एक तो फैक्टर ये हो गया, तो इस हिसाब से तो मैम इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है ना, इनॉल फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए। बट बेटा यहाँ पे मेरे पास में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड प्रेजेंट है, और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की जगह पे इस इनॉल फॉर्म में कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो इस बॉन्ड को बोलते हैं वीक बॉन्ड, और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? दिस इज अवर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। यानी कि इनॉल फॉर्म से इमिडिएटली जब वो कीटो फॉर्म में आएगा तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्म करेगा। सो दिस बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और इट विल रिलीज नियरली इक्वल टू 358 किलो जूल पर मोल की एनर्जी। तो ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस हो जाती है। बट अगर आप कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में जाते हो तो यहाँ पे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, वो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, तो जिसकी वजह से इतनी ज्यादा हाई अमाउंट की एनर्जी को रिलीज नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे आप मेन रीजन ये लिखो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड is the driving force for the stability of the keto form. That's why हमारी जो कीटो फॉर्म है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। किसकी वजह से? इस कार्बन और ऑक्सीजन के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से। दैट्स वाई ये हमारा 99% एग्जिस्ट करता है, और ये हमारा 1% यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो ये थी बात किस केस में? ये थी बात हमारी किसकी केस में? स्टेबिलिटी ऑफ द कीटो एंड द इनॉल फॉर्म। तो सबसे पहले बेटा हमने यहाँ पे क्या कंपैरिजन किया है? कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म में सबसे पहला पॉइंट दैट इज द स्टेबिलिटी, कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है या फिर इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द रिएक्टिविटी कि ये जो फॉर्म्स है वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अबाउट द रिएक्टिविटी के बारे में हम बात करते हैं कि ये फॉर्म है वो दोनों की दोनों किस तरीके से मतलब रिएक्ट करेंगी, या रिएक्शन कैसे होगी। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं कीटो फॉर्म की, उसके बाद हम बात करेंगे इनॉल फॉर्म की। तो कीटो फॉर्म है तो जनरली तुम्हें यहाँ पे ये वाला सेंटर क्या नजर आ रहा है? क्योंकि इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नजर आएगा आपको, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नजर आएगा। मैम ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर भी है, तो क्या ये यहां से इलेक्ट्रॉन रिच नहीं हो सकता? ये वाला सेंटर हो सकता है बेटा। तो क्या मैम न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों रिएक्ट नहीं करनी चाहिए इस कीटो फॉर्म के? अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है तो वो कार्बन के ऊपर अटैक कर दे, और जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आ रहा है वो ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर दे। बताओ क्या कहना चाहोगे इसकी रिएक्टिविटी के बारे में, कि क्या ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों के साथ में रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा? बोलो जल्दी से, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ भाई, मुझे 2 मिनट दो वरना सूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बोलो फटाफट। बोलो बेटा बोलो।
इलेक्ट्रोफाइल से करेंगे। क्या कहना चाह रहे हो, किससे करोगे? दोनों से करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल से करोगे, न्यूक्लियोफाइल से करोगे? बोलो भाई, जल्दी जल्दी अपना पॉइंट रखा करो तुम लोग, ठीक है ना? क्लास में एक्टिव रहा करो, अपना पॉइंट रखा करो। आई बात समझ में या नहीं आई? बोलो बेटा बोलो, बाकी लोग क्या कहना चाह रहे हैं? मैम दोनों से करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज लाइक हाइड्रोजन। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम ये कहना चाह रहे हो दोनों से करेगा। बोथ। और बोलो। इट डिपेंड ऑन द अपकमिंग ग्रुप। नहीं बेटा, इधर देखो, हम इसकी रिएक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं कि मान लो अगर मुझे कीटो दे रखा है, कीटोन दे रखा है और उसके न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्शन कराना चाहूँ, ठीक है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दोनों सेंटर है। तो सबसे पहले ये न्यूक्लियोफाइल आके इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के ऊपर अटैक करेगा, बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट कराएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? O माइनस। और यहाँ पे क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करने आ रहा है तो ये प्रोडक्ट बनेगा। और अगर मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये लोन पेयर आके यहाँ पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और कार्बन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या है? OE, ठीक है? तो हम ये बोल सकते हैं कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो ये वाला कुछ इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, और जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है इस कीटो फॉर्म के ऊपर तो ये वाला कुछ इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ठीक है? ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हुआ मतलब लेस स्टेबल। सो यानी कि अब ये बेसिकली आपको क्या नजर आ रहा है? लेस स्टेबल। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर कार्बोनिल के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो यहाँ पे हाईली अनस्टेबलाइज इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं। तो जनरली हम प्रीफर ही नहीं करते इस कीटो ग्रुप के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कर। उससे ज्यादा प्रीफर क्या होता है? इस कीटो ग्रुप के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना। मतलब यहां से हमारा फाइनल कंक्लूजन हमें क्या नजर आ रहा है? यहां से हमें फाइनल कंक्लूजन जो नजर आ रहा है दैट इज कीटो फॉर्म इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। क्योंकि जहां से हमें प्रोडक्ट स्टेबल बनता हुआ नजर आएगा उसी के थ्रू तो हमारी प्रेफरेंस होगी ना रिएक्शन कराने की, उसी के थ्रू तो हमारी प्रेफरेंस होगी ना रिएक्शन कराने की। तो मैं यहां से ये बोल सकती हूं कि कीटो फॉर्म बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल। मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगी बेटा? एज अ इलेक्ट्रोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगी, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगी। या फिर हम बोल सकते हैं कि कीटो फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह बिहेव करेगी। या फिर अगर इसका नेचर के बारे में बात करें तो दिस कीटो फॉर्म इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, यानी कि ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर का मतलब न्यूक्लियोफाइल आके इसके ऊपर अटैक करेगा। ये हमने कैसे डिसाइड किया? रिएक्शन कराने के बाद। तो एक कंक्लूजन यहां से ये निकला कि कीटो फॉर्म है वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होगी, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके पहले अटैक करेगा, क्योंकि वहां से जो हमारा प्रोडक्ट हमें बनता हुआ नजर आएगा दैट इज द स्टेबल, ठीक है? दैट इज द स्टेबल। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, और अब थोड़ा सा हम इनॉल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। कीटो फॉर्म के बारे में हमने बात कर लिया, नाउ वी विल डिस्कस द इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म के बारे में अगर हम बात करें तो कार्बन, यहां पे क्या है? OH। ये सेंटर भी आपको क्या नजर आ रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है मैम। ये जो ऑक्सीजन के लॉन पेयर है ये भी आपको क्या नजर आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन रिच। तो जनरली दो दो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। अब न्यूक्लियोफाइल का तो इसके ऊपर अटैक नहीं कराओगे क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर अवेलेबल है। तो क्या यहाँ पे इस इनॉल फॉर्म के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने चला जाएगा? नो।
न्यूक्लियोफाइल का हम अटैक ही नहीं कराएंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे, और इलेक्ट्रोफाइल है वो दोनों पोजीशन के ऊपर अटैक कर सकता है। ऑक्सीजन से भी अटैक हो सकता है क्योंकि इसके पास में लोन पेयर है, ठीक है, और यहां से डबल बॉन्ड का भी अटैक हो सकता है। किस पे? इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। इसके नीचे नोट करके एक लाइन लिखो अपने वर्ड्स में कि कब कहां से अटैक होगा, ये मैम हमें आगे पढ़ाएंगी अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट में, ठीक है। कौन सी? मतलब अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट में कि कब तो हम ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे और कब हम कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे, ये हम आगे देखेंगे अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट में। क्लियर है सबको? यानी कि मेन मोटिव यहां से ये निकला है कि इनॉल फॉर्म इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर मतलब बेसिकली इसका जो नेचर है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इसकी जो रिएक्शन होगी वो किसके साथ में होगी? इलेक्ट्रोफाइल के साथ में। कीटो फॉर्म रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल, इनोल फॉर्म रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल। इतनी बात सबको क्लियर हुई या नहीं हुई? जल्दी बोलो बेटा। कीटो फॉर्म रिएक्ट विद द न्यूक्लियोफाइल, इनोल फॉर्म रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है या नहीं? क्लियर क्लियर, हाँ या ना बोलो बेटा जल्दी से। थर्ड फैक्टर जो हमें देखना है, इन तीनों दोनों की रिएक्टिविटी को हमें कंपेयर करना है। वी हैव टू कंपेयर द रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी कंपेयर कर दिया ना, एसिडिक स्ट्रेंथ कि कीटो फॉर्म है वो ज्यादा एसिडिक है या फिर इनॉल फॉर्म ज्यादा एसिडिक है। अगर मान लो कीटो फॉर्म का एसिडिक प्रूफ करना है तो इस CH और H के बॉन्ड को हमें तोड़ना पड़ता है, और इनॉल फॉर्म में मुझे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा टू शो द एसिडिक स्ट्रेंथ। किसको? एसिडिक स्ट्रेंथ को शो करने के लिए। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ बेटा? H+ को रिलीज करने के बाद में नेगेटिव चार्ज शुड बी स्टेबलाइज, नेगेटिव चार्ज शुड बी स्टेबलाइज, और जिसके ऊपर वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो रहा है उसी की उतनी ही ज्यादा क्या होगी यहाँ पे? एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। उसकी उतनी ही ज्यादा क्या देखने को मिलेगी हमें? एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बेसिकली देखने को मिलेगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक तरफ हमारे पास में कीटो फॉर्म है और दूसरी तरफ आपको यहाँ पे इनॉल फॉर्म नजर आ रही है, तो विच वन इज मोर एसिडिक? तो यहां से आपको कौन सी ज्यादा एसिडिक नजर आएगी? विच वन इज मोर एसिडिक? कीटो फॉर्म ज्यादा एसिडिक है या फिर इनॉल फॉर्म ज्यादा एसिडिक है? फटाफट बोलिए। कीटो फॉर्म इज मोर एसिडिक और इनॉल फॉर्म इज मोर एसिडिक? बोलो बेटा बोलो। बोलो भाई बोलो। बोल ही नहीं रहे हो, क्या हो गया? इनॉल इनॉल इनॉल, ठीक है बेटा, क्योंकि देखो अब यहां से तो मुझे कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को निकालना पड़ेगा, और निकाल के कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इधर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को यहां से H+ निकलेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। दिस इज मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल।
This is less stable, so that's why enol form is more acidic in nature. Enol form is more acidic in nature. ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई कि इनॉल फॉर्म है वो ज्यादा एसिडिक है किसमें, नेचर में। उसके बाद में देखो बेटा, अगर मान लो हमें जनरली टोटोमेरिज्म शो करना होता है कीटोन के केस में, तो मैं यहां से इसकी इनॉल फॉर्म बना देती हूँ। ये इस एरो का मतलब क्या है बेटा, इधर ज्यादा एरो इधर कम एरो, इसका मतलब ये है कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू किसके, इनॉल फॉर्म के। ठीक है ना। अब यहां पे अगर हम बात करें, अगर ये कुछ इस टाइप का कंपाउंड है मेरे पास, ठीक है, कुछ इस टाइप का कंपाउंड है, ये एक्टिव मिथिलीन टाइप का कंपाउंड है, ये हाइड्रोजन है, दैट इज मोर एसिडिक। हम सबको पता है कि ये वाला जो H है वो क्या होता है, मोर एसिडिक, और ये जो H है वो क्या होता है, लेस एसिडिक। क्यों भाई, क्योंकि हम ये मैम जीओसी में सीख के आए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव बनेगा दैट इज मोर स्टेबलाइज, और दैट इज स्टेबलाइज बाय 2,2 कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है ना, 2,2 कार्बोनिल ग्रुप से वो ज्यादा स्टेबलाइज है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो एक ही कार्बोनिल से स्टेबलाइज है। अगर मान लो, अगर मुझे इसकी इनॉल फॉर्म शो करनी है बेटा, अगर मुझे इसकी इनॉल फॉर्म शो करनी है, तो टू शो द टोटोमेरिज्म, इसका इनॉल फॉर्म यानी कि टोटोमर अगर मुझे इसका शो करना है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी, जब भी आपको एक से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और डिफरेंट टाइप के हो, टू शो द टोटोमेरिज्म, टोटोमर्स, टू शो टोटोमर्स, ऑलवेज एब्स्ट्रैक्ट मोर एसिडिक प्रोटॉन। टोटोमर्स always shift more acidic proton, more acidic proton। यानी कि सबसे पहले आप जो टोटोमर्स बनाओगे, we have the two possibilities कि तुम यहां से भी टोटोमर बना सकते हो, तुम यहां से भी बना सकते हो। तो हम टोटोमर कहां से बनाएंगे, जहां पे हमारे पास में जो मोर एसिडिक प्रोटॉन होगा। ठीक है ना, जो ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन होगा उसको हम इजिली टोटोमर्स में कन्वर्ट करेंगे, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आएगा बेटा OH, यहाँ पे क्या आएगा CH3। ठीक है, सबसे पहले ये वाली बात। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल आपको दे रखा है, इधर डबल बॉन्ड है, ठीक है, इधर डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, CH3। अगर मुझे इसको इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करना हुआ तो मैं कैसे इसको इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी, तो दैट्स I told you that if we want to convert it into the enol form, तो सबसे पहले जो मोर एसिडिक प्रोटॉन है वहां से इनोलाइजेशन कराओ, ना कि इधर उधर से। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल आपको दे रखा है, तो जो मोर एसिडिक प्रोटॉन है बेटा वहां से हम इनोलाइजेशन कराएंगे, वहां से हम इनोलाइजेशन कराएंगे, डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड O OET। तो जो मोर एसिडिक प्रोटॉन है वहां से हम इनोलाइजेशन कराएंगे। हाँ भाई, कमेंट शो नहीं हो रहे थे, ठीक है। अब चलिए बेटा, अब ध्यान से देखो, एक चीज हमने डिस्कस की सबसे पहले क्या, कि कीटो फॉर्म है। मान लो एक बीकर है, बीकर में अगर कीटोन है तो हमें पता है कि इसका आइसोमर एग्जिस्ट करता है। इफ दिस इज कीटोन तो इसका आइसोमर एग्जिस्ट करता है कौन, इनोल, OH डबल बॉन्ड इन और ओल, और ये क्या है, कीटो। ये कितने परसेंटेज में एग्जिस्ट करता है बेटा, 99%। और ये कितने परसेंटेज में एग्जिस्ट करता है, 1%। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जनरली इफ आई वांट टू इंक्रीज द परसेंटेज इनोल, क्या बोला मैंने कि यहां पे जो परसेंटेज अमाउंट है कीटो की 99%, इनोल की कितनी, 1%। ऐसे भी तो मेथड्स होते हैं ना बेटा, जिससे हम इनोल की परसेंटेज अमाउंट इंक्रीज कर दे, है ना, इनोल की परसेंटेज अमाउंट इंक्रीज कर दे, इनोल ज्यादा परसेंटेज में बनने लगे। फॉर एग्जाम्पल 10%, 15%, 20%, है ना, 30%। तो अब हमें ये देखने हैं कौन कौन से फैक्टर्स परसेंटेज इनोल फॉर्म को इफेक्ट करते, किन किन फैक्टर्स की वजह से हम इस इनोल फॉर्म को इंक्रीज कर सकते, कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से वी कैन इंक्रीज द इनोल फॉर्म, कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से हम इस इनोल फॉर्म को इंक्रीज कर सकते हैं, इसकी 1% से इसको ज्यादा बढ़ा सकते हैं।
क्या आपको समझ में आया कि मैं अब क्या करने जा रही हूँ? देखो कीटो इनोल में डिफरेंस हमने देख लिया, रिएक्टिविटी हमने देख ली, एसिडिक स्ट्रेंथ हमने देख ली, कौन सी ज्यादा स्टेबल है कौन सी कम स्टेबल है ये हमने देख ली। इफ आई वांट टू इंक्रीज द इनोल कंटेंट, इनोल कंटेंट मतलब अगर मैं सॉल्यूशन में इनोल फॉर्म को ज्यादा बढ़ाना चाहती हूं तो कौन कौन से फैक्टर से इनोल परसेंटेज हमारी बढ़ सकती। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कीटो से बहुत ज्यादा हो जाएगी बेटा, जो 1% बन रही है ना उससे मतलब थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाना है हमें, 20%, 30%, 40%, लाइक दैट। ठीक है, किस केस में कीटो से ज्यादा हो जाएगी वो भी मैं डिस्कस करूंगी, बट मेजर प्रोडक्ट तो हमारा क्या है, अभी तो कीटो ही है, बस जो माइनर है ना उसकी परसेंटेज थोड़ी बढ़ानी है। समझ में आया नहीं आया? क्या हम करने जा रहे हैं ये समझ में आया या नहीं आया? नाउ ओनली वी हैव टू इंक्रीज द परसेंटेज इनो, दैट्स इट। सिर्फ हमें क्या इंक्रीज करना है बेटा, परसेंटेज इनोल को इंक्रीज करना है और कुछ नहीं। सब बोलो भाई, सब बोलो, सबके सब कमेंट करो जल्दी से। हाँ या ना? देखो अब नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेंटेज इनोल। सबसे पहले परसेंटेज इनोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेशन। जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतनी ही ज्यादा परसेंटेज इनोल बढ़ जाएगी। मतलब जो वो 1% बन रहा था ना बेटा, उस 1% से तो बहुत ज्यादा इन द सेंस कोई 50-60% नहीं, 1% से लाइक 10% बढ़ गई, 15% बढ़ गई, 20% बढ़ गई, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली हाउ अमाउंट। सिर्फ इतना कि परसेंटेज इनोल, मेजर तो कीटो ही है, बट परसेंटेज इनोल बढ़ेगी किससे, अगर यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा तो। ठीक है ना, परसेंटेज इनोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेशन। लेट्स सपोज here we have ketone। ठीक है, ए। सेकेंड केस में we have this form, बी। थर्ड केस में बेटा, थर्ड केस में यहां पे कीटोन है, इसके बगल में क्या है, पीएच है, सी। डी केस में पीएच डबल बॉन्ड पीएच। ठीक है, ये क्या है, डी। अब अगर मैं यहां से कंपेयर करूं, तीन एग्जाम्पल मैंने दे दिए, कंपेयर द परसेंटेज इनोल। यहां से हमें कोई बोल दे कि यू हैव टू कंपेयर द परसेंटेज इनोल, कि किसमें परसेंटेज इनोल ज्यादा होगी किसमें ना हो। यहां हम एक ही इनोल फॉर्म बनाएंगे, बिल्कुल बेटा बना देते हैं हम इनोल फॉर्म, यहाँ पे एच। कीटो नो डाउट मेजर है बट इनोल के बारे में पूछ रहा है। बी की इनोल फॉर्म कहां से बनाओगे, साइड वाले से बनाओगे, दिस इज अवर डबल बॉन्ड। ठीक है, इस सी की इनोल फॉर्म यहां से बनाओगे, ओ एच, दिस इज पी एच हियर। और डी में तो 0% इनोल फॉर्म, क्योंकि sp3 हाइड्रोजन प्रेजेंट ही। मैंने तुम्हें क्या बोला बेटा, परसेंटेज इनोल का कंटेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्जुगेशन। जिस इनोल फॉर्म में जितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन होगी उसमें उतना ही परसेंटेज इनोल ज्यादा होगा। मोर द कॉन्जुगेशन मोर विल बी द परसेंटेज इनोल। मोर कॉन्जुगेशन, more the conjugation in enol form, more conjugation, more will be the percentage enol। यानी कि जितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन होगी उतनी ही ज्यादा परसेंटेज इनोल होगी। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं किसमें आपको कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा नजर आ रही, विच वन हैविंग द मोर कॉन्जुगेशन, बताओगे जरा।
बी 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 बेटा, पीएच ज्यादा कॉन्जुगेशन करेगा या फिर ये ज्यादा कॉन्जुगेशन करेगा? तुम फिनाइल को भूल जाते हो क्या? तुम पीएच को भूल जाते हो क्या? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन कहाँ होगी? यहां होगी ना, मोर कॉन्जुगेशन यहाँ पे होगी, ठीक है। तो जो इनोल परसेंटेज है सबसे ज्यादा किसका होगा? सी का। उसके बाद यहाँ कॉन्जुगेशन है बी, ए में कोई कॉन्जुगेशन नहीं है और डी में तो 0% है, तो सी, बी और ए और डी, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द परसेंटेज इनोल, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ व्हाट? परसेंटेज इनोल। किसका ज्यादा था? सी का ज्यादा था, क्योंकि वहां पे क्या लगा हुआ है? पीएच लगा हुआ है। सी का ज्यादा था बिकॉज वी हैव द पीएच इन दैट केस। तो परसेंटेज इनोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्जुगेशन इन द मॉलिक्यूल। उसके बाद में मतलब ये इस तरीके से रेजोनेंस कॉन्जुगेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसके बाद परसेंटेज इनोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? हाइपर कॉन्जुगेशन। जिसमें इनोल बनने के बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबल होंगी, उसका इनोल कंटेंट उतना ही ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OH है, सेकेंड वाले केस में CH3C डबल बॉन्ड O है, थर्ड वाले केस में अगर हम बात करें, थर्ड जो क्वेश्चन दे रखा है दैट इज CH3, यहाँ पे क्या है? CH3, इधर क्या आएगा बेटा? H। नेक्स्ट केस में CH3 C डबल बॉन्ड OH, और फोर्थ वाले केस में CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। हमसे ये पूछा हुआ है कि बताओ डी में भी तो 2 पीएच है बेटा, डी में तो, अरे डी क्यों नहीं हुआ? डी में तो इनोल ही नहीं बन रही, हाइड्रोजन नहीं है ना इनोल बनाने के लिए। एच है क्या वहां पे इनोल बनाने के लिए डी में? बताना जरा मुझे, एच है क्या वहां पे डी में इनोल बनाने के लिए? डी में इनोल बनाने के लिए क्या एच प्रेजेंट है या नहीं? पहले ये बताओ, एच प्रेजेंट ही नहीं है। आई बात समझ में? नहीं आई। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, CH3C डबल बॉन्ड OH है, तो इसकी जो कीटो फॉर्म है, इसकी जो इनोल फॉर्म बनेगी, नो डाउट बेटा कीटो फॉर्म तो मेजर ही है, बट यहाँ से अगर मैं इसकी इनोल फॉर्म बनाऊंगी तो कुछ इस तरीके से बनेगी। ये वाला H तो तुम एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन से ही, अल्फा कार्बन से ही प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करोगे। यहाँ से ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करो और इसकी जो इनोल फॉर्म बनेगी, यहाँ क्या है? CH3, इधर क्या है? OH, यहाँ H, इधर H। सेकेंड वाले केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही H था निकालने के लिए अल्फा कार्बन पे, इधर तो कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो CH3 डबल बॉन्ड OH H, दिस इज व्हाट? CH3 एंड दिस इज व्हाट? CH3। आगे देखो बेटा, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन ने ऑलरेडी 0, मतलब कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो हेयर वी हैव द 0% इनोल। सो इन दिस पर्टिकुलर केस we have only what? 0% इनोल। only what? we have only 0% इनोल। तो बेसिकली दिस इज द इनोल। आप यहाँ पे ये देखिए कि किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है। यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। हाइपर कॉन्जुगेशन हम कैसे शो करते हैं बेटा? इसी तरीके से तो शो करते हैं ना, बगल में डबल बॉन्ड है, डी लोकलाइजेशन करवाएंगे, इसी तरीके से तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं। यहाँ तो CH3 है ही नहीं, यहाँ कितनी होंगी? 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे 0। तो परसेंटेज इनोल, जिसकी जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, उतनी ही ज्यादा उसकी परसेंटेज इनोल। थर्ड की सबसे ज्यादा, देन सेकंड, देन 1। डी में तो परसेंटेज इनोल बन ही नहीं रहा है, तो डी वाला इज द सबसे लास्ट। डी वाला क्या है? सबसे लास्ट है, ठीक है, सबसे लास्ट है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बताओ फटाफट कमेंट करके। सी बिल्कुल क्लियर है बेटा। उसके बाद देखिए, परसेंटेज इनोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। परसेंटेज इनोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ये जो परसेंटेज इनोल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे बेटा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास में एक्टिव मिथिलीन टाइप का कंपाउंड है,
अगर मैं इसकी इनॉल फॉर्म बनाऊंगी तो मैंने आपको बोला था कि अगर यहाँ पे 2 प्रोटॉन है तो ऑलवेज फॉर्म द इनॉल फॉर्म फ्रॉम द मोर एसिडिक प्रोटॉन. दिस इज अवर मोर एसिडिक प्रोटॉन. तो ऑलवेज फॉर्म द इनॉल फॉर्म फ्रॉम द मोर एसिडिक प्रोटॉन. तो मैंने यहां से इनॉल फॉर्म का जनरेशन कराया. कहां से? मोर एसिडिक प्रोटॉन से. तो जैसे ही ये जो OH बना तो यहां तुम्हें नजर आ रही है क्या? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो हमारी कीटो मेजर होती थी, ज्यादा स्टेबल कीटो होती थी, इस केस में ज्यादा स्टेबल हमें ऑब्टेन हुई इनोल. तो अब की बार बड़ा वाला डंडा इनोल की तरफ और छोटा वाला डंडा कीटो की तरफ. मतलब इक्विलिब्रियम ज्यादा किसकी तरफ एग्जिस्ट करेगा? मतलब रिएक्शन ज्यादा किसकी तरफ जाएगी? इधर इनोल फॉर्म की तरफ. कीटो फॉर्म की तरफ क्या होगी? कम होगी. 50-50 में नहीं है. कौन सा मेजर होगा? इनोल मेजर होगा. और कीटो क्या होगा बेटा? माइनर होगा. ये जो इनोल बनता है लगभग हमारा 80% के आसपास, और जो ये कीटो बनता है लगभग हमारा 20% के आसपास. जो पहले नॉर्मल कंडीशन में इनोल लगभग हमारा 1% था, अब वो इनोल की परसेंटेज अमाउंट चेंज हो चुकी है. ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज नियरली इक्वल टू 80%. उसके बाद में फोर्थ फैक्टर परसेंटेज इनोल को जो इफेक्ट कर रहा है, परसेंटेज इनोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी. अगर किसी में इनोल फॉर्म बनाने से वो मॉलिक्यूल एरोमेटिसिटी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है, तो वहां पे भी हमारा जो इनोल होगा दैट इज द मेजर प्रोडक्ट. ठीक है. तो बेसिकली इफ वी हैव द कीटो लाइक दैट, इसके बगल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो क्या मैं यहां से इधर इसका टोटोमर बना सकती हूँ? तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? एरोमेटिक में. तो ये अब की बार ये 80% नहीं 100% एग्जिस्ट करेगी नियरली. मतलब मेजर इज दिस वन एंड माइनर इज दिस वन. बहुत ज्यादा बेसिकली ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा? बहुत ज्यादा बेसिकली ये एरोमेटिक में कन्वर्ट होगा. आई बात समझ में या नहीं आई? जल्दी बोलो, फटाफट से कमेंट करके. आई बात समझ में या नहीं आई? उसके बाद देखो बेटा, परसेंटेज इनोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. विड्रॉइंग ग्रुप. ठीक है. परसेंटेज इनोल है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक केस में नॉर्मली ये CH3C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है. बी में मैंने यहाँ पे एक H को हटा के एक फ्लोरीन लगा दिया. सी में मैंने दूसरा H को हटा के 2 फ्लोरीन लगा दिए. ठीक है. डी में मैंने तीनों H को हटा के 3 फ्लोरीन लगा दिए. अब यहां से हमसे कोई पूछे कि व्हाट अबाउट द परसेंटेज इनोल, किसकी परसेंटेज इनोल ज्यादा होगी, किसकी परसेंटेज इनोल कम होगी, तो बेटा यहां तो मेरे पास में अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसकी तो 0%, ये तो इनोल देगा ही. अब जिसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उतना ही इजिली H में वो करवा सकती हूँ यहां से शिफ्टिंग, और उतनी ही ज्यादा अमाउंट ऑफ परसेंटेज इनोल हमें देखने को मिलेगी. तो परसेंटेज इनोल सी की सबसे ज्यादा, फिर बी की, फिर ए की, और डी की सबसे कम. किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? फास्ट तो नहीं हो रहा ज्यादा? समझ में आ रही है चीजें? जल्दी बताओ, समझ में आ रही है बेटा चीजें? यस, क्लियर.
क्लियर बेटा, क्लियर? ओके गुड. नाउ percentage enol is inversely proportional to ring strain. Sixth, जितना ज्यादा रिंग में स्ट्रेन होगा उतनी ही कम उसकी क्या होगी, परसेंटेज इनोल होगी. ठीक है, जितना ज्यादा रिंग में स्ट्रेन होगा उतनी ही ज्यादा उसमें परसेंटेज इनोल कम होगी. एक मेरे पास में 5 मेंबर की रिंग, एक यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग. तो अगर हमसे कोई पूछे कि इनके परसेंटेज इनोल में किसका अमाउंट ज्यादा होगा, तो भाई 5 मेंबर की रिंग है, डबल बॉन्ड यहाँ OH, और यहाँ 6 मेंबर की रिंग, डबल बॉन्ड और OH. डबल बॉन्ड आ रहा है ना बेटा, और ये डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड पे 120 का ये इजिली कार्बन अटेंड कर पाएंगे. तो यहाँ स्ट्रेन कम है, यहाँ स्ट्रेन ज्यादा है, तो यहाँ पे जो परसेंटेज इनोल होगी 6 की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू किसके, 5 की. क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है ना, डबल बॉन्ड यानी कि 120 डिग्री का एंगल, तो जिसमें कम स्ट्रेन होगा उसका ज्यादा स्टेबल होगा, उसका क्या होगा बेटा, ज्यादा स्टेबल होगा. देखो अगर हम बात करें परसेंटेज इनोल सबसे ज्यादा किसमें हमें नजर आएगी, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस होगा. ठीक है ना, सबसे मोस्ट एरोमेटिसिटी में सबसे ज्यादा, अगर एरोमेटिसिटी गेन हो रही है फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, उसके बाद में आपका रेजोनेंस इफेक्ट, फिर उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन. इस तरीके से हम परसेंटेज इनोल को कंपेयर कर सकते हैं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में सबसे ज्यादा, मतलब एरोमेटिसिटी में सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद में नॉर्मल आपकी कॉन्जुगेशन देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन देखो. जैसे हमने कंपेयर किया वैसे परसेंटेज इनोल को कंपेयर करो. अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपेयर द परसेंटेज इनोल, क्वेश्चन, कंपेयर द percentage enol of the following given below. इनके आपको परसेंटेज इनोल कंपेयर करनी है. एक तरफ मेरे पास में ये है, दूसरी तरफ एरोमेटिक, ये साइक्लिक है. किसमें परसेंटेज इनोल ज्यादा होगी बेटा और किसमें कम होगी, फटाफट कंपेयर करो. उसके बाद दूसरा सवाल मैं आपको दे रही हूं. पहले तुम ये वाला कंपेयर करो. क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन increasing of percentage enol content. Option first is दोनों सवाल करो बेटा. स्ट्रेन ज्यादा कम कैसे जानेंगे, स्मापिका एक रिंग थी 6 मेंबर की, है ना, तो वहां पे इनोल फॉर्म हो रहा था. तो 6 मेंबर की रिंग इज नियरली इक्वल टू 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, 5 मेंबर की रिंग नियरली इक्वल टू 108 डिग्री बॉन्ड एंगल. तो sp2 कार्बन पे नियरली इक्वल टू 120 होना चाहिए. तो स्ट्रेन कम किसमें था, 6 वाली में था, एज कंपेयर टू किसके, 5 की. तो मैंने 6 वाली बनाई एज कंपेयर टू किसके, 5 की. इनोल 6 की ज्यादा. b इज ग्रेटर देन 1, सब लोग बोल रहे हैं b इज ग्रेटर देन 1. एक बार देखो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें होगी उसमें परसेंटेज इनोल इज मेजर एज कंपेयर टू द कीटो. इनोल है वो मेजर होगा एज कंपेयर टू कीटो. तो इनोल यहाँ पे भी बनेगा और यहाँ पे भी बनेगा. हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों केस में हो सकती है, ए में भी हो सकती है और बी में भी हो सकती है. मुझे एक बात बताओ, विच वन हैविंग द मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये साइक्लिक वाला ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा या एसाइक्लिक वाला, क्योंकि बेटा ये रिजिड सिस्टम है.
रिजिड सिस्टम है, ये दूर दूर है, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड नहीं है, इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो यहां से हमारी लेस एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट है वो क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे हमें मोर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज्यादा, इसमें कम, तो परसेंटेज इनोल ए की ज्यादा एज कंपेयर टू बी के। और सब लोग उल्टा आंसर दे रहे थे भाई, और मेरी हिम्मत नहीं है, यही करो भाई, पैर में ज्यादा दिक्कत हो गई है, ठीक है, और नहीं खड़े हो सकते। ये सवाल करो, इसके बाद एक और सवाल देती हूँ बस तुम्हें। एरोमेटिक नहीं है बेटा, वो एरोमेटिक थोड़ी है, स्मापिका एरोमेटिक कहाँ है वो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ए में ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू किसके, बी के, ठीक है, एज कंपेयर टू किसके, बी के, ए में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, समझे, क्लियर। आई बात समझ में। और अगर आप देखोगे दूसरा सवाल देखो जल्दी, किसमें इंक्रीजिंग ऑफ परसेंटेज इनॉल कंटेंट, किसमें सबसे ज्यादा है और किसमें कम है। CDBA देख लो, देखो फटाफट, CDBA किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, हाँ बिल्कुल भाई, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। सबसे ज्यादा थर्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग थर्ड में सबसे ज्यादा होगी, फिर फोर्थ है, सेकंड में कॉन्जुगेशन ज्यादा है, फिर उसके बाद लास्ट में फर्स्ट है, ठीक है। थर्ड इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऊपर वाला कॉन्जुगेशन की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू किसके, कॉन्जुगेशन के, तो इसीलिए सबसे ज्यादा थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सेकेंड और फिर वन। एक सवाल और लिखती हूँ बेटा, एक सवाल और लिखती हूँ, लास्ट सवाल, फिर क्लास को मैं एंड कर रही हूँ, ठीक है। क्या सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग has unstable enol form। ऑप्शन ए, जल्दी बोलो बेटा, किसमें हमारे पास में अनस्टेबल इनॉल फॉर्म है। बी बी एरोमेटिसिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, एरोमेटिसिटी 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 में बेटा 100% थी, एरोमेटिसिटी नियरली इक्वल टू 100% इनोल फॉर्म, ठीक है, इनोल फॉर्म किसमें, एरोमेटिसिटी में नियरली इक्वल 100% है।
इंटेलिजेंट लोग हो गए हो ऐसे, तो तुम जवाब बिल्कुल सही दे रहे हो। अब देखो इनॉल फॉर्म बनानी है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन है तो बेटा उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए, तो ये वाली इनॉल बनेगी। अब हमने एरोमेटिसिटी में सीखा है कि हम इसको प्लस माइनस में भी तोड़ सकते हैं, जिससे ये वाला मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, एरोमेटिक में। तो इनॉल फॉर्म लीड्स टू द एरोमेटिसिटी टू दिस स्ट्रक्चर दैट इज मोर स्टेबल। आगे चलो, आगे यहां पे यही हाइड्रोजन है जिससे हम इनॉल फॉर्म बना सकते हैं, इट लीड्स टू एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। उसके बाद देखो यहां से sp3 हाइड्रोजन ही तो निकलेगा, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, तो ये इसको एरोमेटिक में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद ये इनॉल है तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, OH डबल बॉन्ड, हेयर वी हैव द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सुजीत आपने अभी किया है तो हमारा तो ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट है। तो सबसे ज्यादा जो अनस्टेबल है दैट इज द बी, स्टेबल A, C और D, दो तीनों ही स्टेबल है। क्लियर है बेटा, आज हम इतना ही करते हैं, कल करेंगे, अदरवाइज मुझे जनरेशन ऑफ इनोलेट भी सिखाना था आज की क्लास में, बट स्टिल कोई बात नहीं, वी विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है। पैर एक बार थोड़ा ठीक हो जाए फिर करूंगे, अदरवाइज दिक्कत हो जानी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज। मतलब आपके ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाल मतलब ये इन टोटोमेरिज्म कौन सा शो करेगा कौन सा शो नहीं करेगा, यही बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डले हुए, उसमें से बस ये आपके कंसेप्ट्स को बिल्डअप कराने का काम करेंगे, ठीक है। ये सोचो कि इस डीपीपी से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो सिर्फ आपकी कंसेप्ट की नॉलेज बढ़ाने के लिए आज की डीपीपी डली हुई है, ठीक है। क्लियर है सबको? बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। अभी थोड़ा सा 1-2 दिन हमारा बेसिक चलेगा हमारा नेम रिएक्शन का, फिर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ धीरे धीरे नेम रिएक्शंस की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। फाइन, थैंक यू सो मच। मैम आप 5 साल ऑफलाइन पढ़ाती थी? हाँ हाँ बेटा, ऑफलाइन ही पढ़ाया है 4 साल, अब तुम्हें पढ़ा रही हूँ। ओके थैंक यू। टीचर एक्स नहीं है क्या?